हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज मैं आवर्त सारणी वाले चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कल से आगे आज हम बात करेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम। अब मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है बच्चों, वो है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भारों के। यानी परमाणु भार में यदि हम वृद्धि करेंगे तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा। इसका मीन ये आवर्ती फलन का मीन अगर कोई आपसे पूछे कि आवर्ती फलन का मीन क्या होता है, तो आप बताइए कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं आवर्ती फलन। तो नियम क्या बताया मैंने कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उन तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी नियम के बेस पर मेंडलीव ने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव का जो पूरा नाम है वो है दामित्री इवानोविच मेंडलीव। ये नाम आपको पूरा याद होना चाहिए। मेंडलीव का पूरा नाम है दामित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो बच्चों, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और एक सारणी प्राप्त की। उस सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। उस सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में दो तरह की पंक्तियां थी। एक तो इस तरह की पंक्तियां थी, ठीक है, और एक इस तरह की पंक्तियां थी। ये जो पंक्तियां हैं इनको हम कहते हैं क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियां। और ये जो पंक्तियां हैं इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को आप वर्ग कह सकते हैं, वर्ग। और क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं उनको वर्ग कहा गया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में बच्चों 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं वो 8 हैं। 7 आवर्त हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी हैं? 8। ये आपको ध्यान रखना है। 7 आवर्त और 8 वर्ग। इनके बारे में मैं अब आगे आपके सामने बात करने जा रहा हूं। ध्यान दें, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आवर्त है वो कितने हैं? 7। तो आवर्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। कितने आवर्त हैं? यहां पे मैंने लिखा आवर्त, यहां लिखा मैंने तत्वों की संख्या, यहां मैंने लिखा आवर्त का नाम। ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18, इसमें 18 है, इसमें तत्वों की संख्या 32 है और इसमें तत्वों की संख्या 26, ठीक है। पहले आवर्त को इन्होंने नाम दिया लघुत्तम आवर्त। कौन सा नाम दिया? लघुत्तम आवर्त। दूसरा और जो तीसरा आवर्त है उनको कहा उन्होंने
लघु आवर्त, ठीक है। चौथा और पांचवा जो आवर्त है उनको कहा उन्होंने दीर्घ आवर्त, और छठा जो आवर्त है उसको कहा दीर्घतम आवर्त, और सातवां जो आवर्त है उसको कहा अपूर्ण आवर्त। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, उसको कहा लघुत्तम आवर्त। दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8, उनको कहा लघु आवर्त। चौथे और पांचवे में तत्वों की संख्या कितनी है? 18, उनको कहा दीर्घ आवर्त। छठे में तत्वों की संख्या कितनी है? 32, उसको कहा दीर्घतम आवर्त। और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या है 26, इसको कहा उन्होंने अपूर्ण आवर्त। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको आवर्त के बारे में बताया। अब मैं वर्गों के बारे में बात करने जा रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग। वर्ग का मीन समझ गए? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो ऐसे खड़ी हुई होती हैं। कितने वर्ग हैं टोटल? 8। इन 8 वर्गों को मेंडलीफ ने रोमन संख्या में प्रदर्शित किया। जैसे ये आपका फर्स्ट वर्ग हो गया, ये आपका सेकंड वर्ग हो गया, ये आपका थर्ड वर्ग हो गया, ये आपका फोर्थ वर्ग हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवंथ हो गया, और ये एट्थ हो गया। ठीक है, ये 8 वर्ग थे। 8 वर्गों में से 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को उन्होंने 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया। जैसे इसको नाम दिया फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। समझ में आ गया? 2 उपवर्ग हो गए फर्स्ट के, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। सेकंड के भी 2 उपवर्ग हो गए, सेकंड ए और सेकंड बी। क्लियर? ऐसे ही थर्ड के भी 2 उपवर्ग हो गए, थर्ड ए और थर्ड बी। क्लियर? फोर्थ के भी 2 उपवर्ग हो गए, फोर्थ ए और फोर्थ बी। ठीक है, फिर फिफ्थ के भी 2 उपवर्ग हो गए, फिफ्थ ए और फिफ्थ बी। फिर सिक्स के भी 2 उपवर्ग हो गए, सिक्स ए और सिक्स बी। ऐसे ही सेवंथ के भी 2 उपवर्ग हो गए, सेवंथ ए और सेवंथ बी। ठीक है, और 8वें वर्ग को उन्होंने 3 उपवर्गों में विभाजित किया इस तरह से, जिसमें कुल 9 तत्व थे। कितने? 9। इस तरह से उन्होंने वर्गों को विभाजित किया। तो टोटल वर्ग कितने? 8। उनको रोमन संख्या से प्रदर्शित किया, और 1 से लेकर 7 तक की आवर्तों को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया, जिनको कैपिटल ए व कैपिटल बी से प्रदर्शित किया। और 8वें वर्ग को उन्होंने 3 उपवर्गों में विभाजित किया, जिनमें कुल 9 तत्व थे, जो कि आपके सामने किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे ये आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, अब जो मेंडलीफ थे, मेंडलीफ ने ये कहा कि सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के तत्वों को उन्होंने प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व कहा। प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व कहा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो तत्व प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्वों के समान व्यवहार करते हैं, उन सभी तत्वों को उन्होंने सामान्य तत्व कहा। जो तत्व प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्वों के समान व्यवहार करते हैं, उन सभी को मेंडलीफ ने सामान्य तत्व कहा। क्लियर? और जो तत्व प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व से भिन्न व्यवहार करते हैं, अलग व्यवहार करते हैं, उन्हें उन्होंने संक्रमण तत्व कहा। यह आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 श्रेणियां और होती हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। उनको अलग से स्थान दिया गया था। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। तो मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त अक्रिय गैसों की पूर्णतः खोज नहीं हुई थी। तो अक्रिय गैसों को अगर
स्थान मिलेगा तो इन्हीं में से वहां पे उनको जगह दी जाएगी। तो ये जो मैंने आपके सामने प्रारूप बताया है वो किसका है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आधार पर व्यवस्थित है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर, यानी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और एक आवर्त सारणी बनाई, जिस आवर्त सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं। 7 आवर्तों में से पहले को लघुत्तम, दूसरे तीसरे को लघु, चौथे पांचवें को दीर्घ, छठे को दीर्घतम और सातवें को अपूर्ण आवर्त कहा गया। और जो 8 वर्ग हैं उनमें से उनको रोमन संख्या से प्रदर्शित किया। 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया, जिन्हें कैपिटल ए व कैपिटल बी से प्रदर्शित किया गया। और 8वें वर्ग को उन्होंने 3 उपवर्गों में विभाजित किया, जिसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 9। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने कहा सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के जो तत्व हैं उनको प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी हम पढ़ रहे हैं उसमें मेंडलीव ने ये कहा कि जो थर्ड वर्ग है उस थर्ड वर्ग के छठे आवर्त से एक अलग तत्वों की श्रेणी प्रारंभ होती है। उस श्रेणी को उन्होंने लैंथेनाइड श्रेणी कहा। क्या कहा, लैंथेनाइड श्रेणी। और ये कहा कि थर्ड वर्ग के 7वें आवर्त से एक और तत्वों की श्रेणी है, उस श्रेणी को कहा गया एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, ये बात की हमने मेंडलीव के आवर्त सारणी की। अब मैं आपको बता दूं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष कौन कौन से हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, दोष यानी कमियों की बात कर रहे हैं। तो मेंडलीव की पहली जो कमी थी वो ये थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कोई फिक्स नहीं किया, यानी हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। तो पहला दोष, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था। दूसरा दोष, मेंडलीव ने यह कहा कि थर्ड वर्ग के छठे आवर्त से लैंथेनाइड श्रेणी और थर्ड वर्ग के 7वें आवर्त से एक्टिनाइड श्रेणी प्रारंभ हो रही है, लेकिन ये कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि थर्ड ए से स्टार्ट हो रही है या थर्ड बी से स्टार्ट हो रही है। ये दूसरी कमी थी। तीसरी कमी, मेंडलीव ने यह कहा कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया, लेकिन जो कोबाल्ट है उसको निकेल से पहले स्थान दिया गया, जबकि कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो 58.9 है और निकेल का परमाणु भार 58.7 है। तो पहले कौन सा आना चाहिए, निकेल, लेकिन ऐसा नहीं था, पहले कोबाल्ट था और फिर बाद में निकेल था। ऐसी ही और भी कमियां थी, वो और भी देख सकते हैं। और जो फोर्थ कमी है वो क्या है कि मेंडलीव ने ये कहा कि जो तत्व जिस वर्ग में है उसकी संयोजकता उतनी ही है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। 8वें वर्ग में जितने भी तत्व हैं 9, उनमें से एक भी तत्व की संयोजकता 8 नहीं है। तो ये कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं लास्ट में, मेंडलीव की आवर्त सारणी के उपयोग, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उपयोग या उपयोगिता। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता। तो बेटा उपयोगिता क्या है कि मेंडलीव ने एक फॉर्मूला बताया कि परमाणु भार बराबर होता है वर्ग संख्या गुणा तुल्यांकी भार, वर्ग संख्या गुणा तुल्यांकी भार। ठीक है, अब पहले मैं बता चुका हूं कि वर्ग संख्या किसके बराबर है, संयोजकता के बराबर है। तो अपन लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार। अब बेरिलियम मेंडलीव से पहले जो बेरिलियम तत्व था उसकी संयोजकता को माना गया 3। मेंडलीव से पहले बेरिलियम की संयोजकता कितनी थी, 3, और तुल्यांकी भार था 4.5। तो बेरिलियम का जो परमाणु भार आता था वो 13.5 था। लेकिन मेंडलीव ने इसमें संशोधन किया और अपनी आवर्त सारणी में बेरिलियम को दूसरे वर्ग में रखा। तो संयोजकता कितनी हो गई, बेरिलियम की 2। तो मेंडलीव के अनुसार 2 गुणा 4.5। तो मेंडलीव ने बेरिलियम का जो परमाणु भार में संशोधन किया और उसे कितना बताया, 9।
तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको बताई। अब इसकी कमियों को दूर करने के लिए अगले साइंटिस्ट आते हैं हेनरी मोजले। तो हम पहले हेनरी मोजले का आवर्त नियम पढ़ेंगे और फिर हेनरी मोजले की आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, कल मोजले के बारे में बात करेंगे। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।